दो को वो एक को करता भी अपने पक्ष में अगर करेगा भी तो एक ही बचता था, कम से कम तीन तो उसके पक्ष में रहते थे, तीन तो उसके पक्ष में रहते थे। 1773 से लेकर के 1776 तक वॉरेन हेस्टिंग्स की हालत ऐसे ही रही जैसे कि बड़े घर में एक बच्चा होता है, दो थप्पड़ होते जाता है, दो थप्पड़ चुप बैठ, कुछ नहीं हो सकता। और वॉरेन हेस्टिंग्स बड़े दुख भरे शब्दों में कहता है, मैं जिस इज्जत का अधिकारी हूं वो मुझे मिलनी चाहिए थी, मुझे नहीं मिली, मेरी कोई इज्जत, मेरा कोई सम्मान ही नहीं है। आई एम नॉट एबल टू एक्सरसाइज माई ड्यूटीज, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी नहीं कर पा रहा हूं। इससे अच्छा है कि ये पद ही नहीं होता। फिलिप फ्रांसिस, मॉनसन, क्लेवरिंग, बॉरवेल, फिलिप फ्रांसिस, मॉनसन, क्लेवरिंग, इन तीनों की गुटबाजी थी, इन तीनों की गुटबाजी थी। एक बचा बेचारा बॉरवेल। क्लियर? अब क्या हुआ कि 1776 में, सितंबर 1776 1776 में मॉनसन नीचे की बजाय ऊपर चला गया। तब जाके वॉरेन हेस्टिंग्स ने सांस ली, अब ठीक है, कोई तो अब मैं अपना काम कर पाऊंगा। तब जाकर के वॉरेन हेस्टिंग्स ने ठीक से काम किया। समझ में आया? इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स की जो काउंसिल बनाई गई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स उसी के अधीन दब गया। गवर्नर जनरल नहीं रहा, वो जनरल पीपल बन के रह गया उनके साथ। ठीक है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का मामला क्या था, बताना है? सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर देगी, दूसरा प्रावधान मुक्त क्या था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1774। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कहाँ की गई थी? वेरी गुड, फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? बट चारनाथ, जो बंगाल में आएगा सर। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉब चारनाथ। बंगाल की कह देगा तो फिर बोला। हाँ हाँ वही लगा। ठीक है, कब हुई थी? 1774। कहाँ हुई थी? फोर्ट विलियम, कलकत्ता एंड बंगाल। कुल मिला के अगर देखें तो ओके। इसका जो कॉम्पोजिशन था वो क्या था? एक तो इसमें मुख्य रूप से चीफ जज था, मुख्य न्यायाधीश था। और चीफ जज कौन था? एलिजा एमपी, IMPEY। ठीक है, इम्पे, एलिजा इम्पे था। और 3 माइनर जज थे। माइनर मतलब बच्चे नहीं थे, 3 माइनर जज थे। उन 3 माइनर जज का नाम क्या था? जोर से बोलो। जय माता दी। चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइड, ये 3 लोग थे। क्लियर? ये सवाल बहुत पूछा जाता है, कौन मुख्य न्यायाधीश था? तो कौन था? यानी इसके जो कुल मिलाकर के इसमें 4 मेंबर बनाए गए थे। एक को चीफ जज घोषित कर दिया गया, वो कौन था? एलिजा एमपे। और 3 मुख्य जो 3 माइनर जज थे, छोटे छोटे जज थे, उनको चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड कहते हैं। क्लियर? बेटा, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए इनमें से या तो वो इंग्लैंड में या आयरलैंड में लगभग 5 साल तक बैरिस्टर रहा हो, और उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ होता था उसे मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है, और इनकी जो भाई साहब की जो सैलरी हुआ करती थी वो थी 8000 पाउंड, और इन तीनों की जो अलग अलग थी
6,000 पाउंड। ऐसा मत सोचना 2,000 मिलेंगे, हर एक को 6,000 मिलेंगे। समझ में आया? तो हमने इसका क्या देखा, कब बना, कहां बना, और देखा उसकी संरचना, इसमें क्या क्या था। एलिजा एम्पे बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। क्या था? स्वाभिमानी व्यक्ति था। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी, whatever the rules and regulations are being formed by governor general in council, all are to be approved and authorized and registered by Supreme Court. Now they can be declared as legal, otherwise are illegal. समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब यह है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी सभापरिषद गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, नियम, विनियम तभी लीगल कहलाएगा जब सुप्रीम कोर्ट उसे कह देगा कि हाँ सही है और रजिस्टर कर देगा उसको। और वॉरेन हेस्टिंग्स और एम्पे में बनती नहीं थी। इधर झगड़ा शुरू। सुप्रीम कोर्ट कंपनी के अधिकारी को सजा देता था। भाई वो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट अपने हिसाब से थोड़ा बहुत काम कर रहा था, सजा देता था। कंपनी के अधिकारी फिर भाग आते थे गवर्नर जनरल के पास, बचाओ ये क्या हो रहा है। अब ये कोई भी कानून बना के भेजता, बोला इसमें ये गलती जब जाओ, इसमें ये गलती है जाओ। गवर्नर जनरल काउंसिल से थोड़ा बहुत पीछे छूटा तो सुप्रीम कोर्ट अभी खून गिरा उसमें। कुल मिला के वॉरेन हेस्टिंग्स की हालत बहुत पतली थी। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहां था? क्या का जुरिस्डिक्शन प्राप्त था इसको? ये जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ द इंग्लिश पीपल पर ही था। किसके ऊपर था? सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी प्रजा पर ही था। और इसको दो तरीके के अधिकार प्राप्त थे। एक को बोलते हैं ओरिजिनल यानी प्रारंभिक अधिकार, और दूसरे को बोलते हैं अपीलेट यानी अपीलीय अधिकारिता प्राप्त थी और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन प्राप्त था। क्या था? हम उसमें अंदर नहीं जाएंगे ज्यादा, ये तो पता चला कि हम इसका सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं था जैसा आज है। आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती, कहीं नहीं हो सकती। वो अंतिम अपील का न्यायालय है ना, लास्ट रिसोर्ट ऑफ अपील है। अब उसके खिलाफ कहां जाओगे? यानी आपको कोई मारे तो भगवान के पास चले जाओ, भगवान मारे तो फिर कहां जाओगे? वही वाली बात है सुप्रीम कोर्ट के मामले में। लेकिन यहां ऐसा नहीं था, यहां इसके खिलाफ अपील हो सकती थी। नाम इसका सुप्रीम कोर्ट है जरूर। अपील कैन बी फाइल्ड, अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट डिसीजन बिफोर प्रीवी काउंसिल। इसके खिलाफ अपील कहां दायर कर सकते थे? प्रीवी काउंसिल में। तो ये प्रीवी काउंसिल क्या थी? प्रीवी काउंसिल एक जुडिशियल बॉडी थी, एक न्यायिक निकाय हुआ करती थी, जुडिशियल बॉडी थी। जुडिशियल बॉडी कहां थी? ये इंग्लैंड में थी। और इसका जो हेड होता था वो ब्रिटेन का क्राउन हुआ करता था, यानी ब्रिटिश क्राउन इसका हेड था। इसलिए कम से कम अगर यहां से मामला अगर नहीं निपट रहा है तो वहां से जाओ अपील लेके, तो यहां ये फिर फैसला होता था। क्लियर है? बता दें ये सिर्फ बंगाल में रह रही अंग्रेजी प्रजा के ही मामले बन सकता था। बंगाल से बाहर रहने वाली अंग्रेजी प्रजा के मामले तभी सुन सकता था
जब दोनों पक्ष सहमत हों कि चलो चलो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट चलना चाहिए, तभी सुन सकता था, अपनी मर्जी से नहीं। लेकिन जो बंगाल में लोग थे उनके तो मामले सुनेगा ही सुनेगा। क्लियर है? अब देखते हैं कि क्या हुआ। तीसरा प्रोविजन तो हमने पहले लिख लिया, जो मुख्य प्रोविजन था तीसरा वो पहले लिख लिया है। क्या? कि भारतीयों से ना तो कोई रिश्वत ली जाएगी, ना ही कोई गिफ्ट ली जाएगी, प्रेजेंट से बोला गया इंग्लिश में, ना ही कोई उपहार लिया जाएगा, और ना ही आप प्राइवेट ट्रेड करोगे। यानी जो ट्रेड सोसाइटी बनाई गई थी उसके प्राइवेट ट्रेड पर प्रोहिबिशन कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये इसके प्रावधान थे। अब अगर हम इसकी इवैल्यूएशन की बात करें, ठीक है, इसके मूल्यांकन की बात करें, तो जैसा इसको सोचा गया था ये वैसा नहीं निकल के आया। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इंग्लैंड में संरचना परिवर्तन हुआ था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के काम किए गए थे उसका कोई प्रभाव निकल के नहीं आया। एक आलोचक कहता है, क्या कहता है? कहता है कि एक्ट ने जरूर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर तय किए थे। कितने? 24 तय किए थे, लेकिन वास्तव में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो 30 मेंबर का था, जिसमें से 6 प्रतिवर्ष अवकाश पर रहते थे। छुट्टी पर रहते थे बस। इस बार 6 को चले गए, अगली बार वो से चले जाएंगे, अगली बार वो से चले जाएंगे, रहेंगे वही। क्लियर है? बोला एक्ट ने तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 बनाए थे, वो 30 बन चुके हैं और वही 30 हैं। तो जो चेंज करने की हम लोगों ने सोची थी वो तो हुआ ही नहीं। समझ में आया? वो तो हुआ ही नहीं था। क्लियर? और मामला हुआ क्या? मामला उल्टा। जो कंट्रोल करने की बात कही थी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, एक कंट्रोल नहीं हुआ। 1784 में युद्ध हुआ, 1792 में युद्ध हुआ, 1799 तक युद्ध हुआ। मतलब कुल मिलाकर के दक्षिण भारत में बंबई के आसपास, मैसूर के आसपास युद्ध होते ही रहे, और वो भी विदाउट कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो युद्ध होते ही रहे। इसका मतलब है कि ये सोचा था कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करेंगे, एक केंद्रीय प्रशासन लाएंगे, वो भी नहीं हुआ। सोचा बढ़िया नियम कानून बनेंगे, तो गवर्नर जनरल काउंसिल, उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नीचे वारेन हेस्टिंग दबा था, है ना, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के नीचे दबी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुल मिलाकर के झगड़े लगातार होते रहे, और वो तब तक होते रहे जब तक कि 1781 में जुडिकेचर एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडिंग एक्ट नहीं लाया गया। तब तक होते रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के झगड़ों को ही मुख्य रूप से समाप्त करने के लिए ही वो एक्ट लाया गया था। 1781 का अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट या जुडिकेचर एक्ट, 3 नाम है होते हैं। क्लियर है? तो इतनी बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब यह है कि इवैल्यूएशन के दौरान एक व्यक्ति है जिसका नाम है बॉर्टन रूसे। बॉर्टन रूसे कहते हैं, क्या कहता है? लिखो फटाफट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट वाज गुड। अधिनियम का उद्देश्य तो ठीक ठाक था, बट द सिस्टम it established, the system it established was imperfect। क्या कहना? क्या कहा उसने? कि अधिनियम का उद्देश्य तो अच्छा था, लेकिन इसके द्वारा जो तंत्र स्थापित हुआ वो अपूर्ण था। वो अपूर्ण था। फिर बाद में पिट द एल्डर से पूछा गया, पिट द एल्डर कह रहा मैं क्या करूं भाई, लॉर्ड नॉर्थ ने जैसा बनाया था ठीक है, कम से कम कुछ नहीं हुआ, तुम ये तो बोल सकते हैं क्या? द रेगुलेटिंग एक्ट वाज एन अटेम्प्ट टुवर्ड डिफॉर्मेशन।
भाई सुधारों की दिशा में कम से कम प्रयास तो था, इतना तो मान लो। सही है, प्रयास तो किया हुआ या नहीं वो अलग बात है, प्रयास तो। क्लियर? लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कई मामलों में है, और भी कई मामलों में इसका इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है? इसने ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स इन इंडिया ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने का ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया गया पहला प्रयास था, बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, यह पहला प्रयास था। क्लियर है? दूसरे महत्व की बात क्या है? महत्व की दूसरी बात यह है, लिख लें, इट फर्स्ट एवर had recognized the political and administrative function of East India Company। इसने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। नंबर 3, it increased the monopoly of East India Company for 20 years, for next 20 years। इसने कंपनी के एकाधिकार को अगले 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया था। अब किताबों में नहीं मिले तो मुझसे मत बोलना, इधर है नहीं, किसी ने कुछ कहा है। क्लियर? तीसरा इंपॉर्टेंस क्या था? इट grounded the foundation of central administration in India। इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। कैसे? by broughting under कलकत्ता प्रेसिडेंसी कौन सी आई थी? मद्रास। क्लियर है इतनी सी बात? तो हम लोगों ने भी क्या समझा, अगर एक लाइन में समझे, कंपनी का लीगल क्वेश्चन आया था, कंपनी का दिवाला निकल गया था, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, डिविडेंड बढ़ा दिया गया था, भ्रष्टाचार ब्रिटेन में फैला दिया था, तमाम धन लूट के ले जा रहे थे, भारतीयों की हालत खराब थी, कंपनी लगातार युद्ध कर रही थी। इन सब वजह से, यानी ऑल द फैक्टर कॉजेस टू पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, उसके बाद प्रोविजंस क्या है? इंग्लैंड में चेंज हुआ कुछ, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कुछ इंडिया में चेंज हुआ। इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संख्या सीमित कर दी गई, कार्यकाल 4 साल कर दिया गया, 25% को पर ईयर रिटायर होना था। क्लियर? रिपोर्ट देनी थी उनको, ये आ गया। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर का जो एलिजिबिलिटी वो चेंज कर दी गई, 500 से 1000 पाउंड पहुंचा दी गई और 6 महीने से 1 साल कर दी गई। अब चेंज हुआ, यहाँ बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, उसकी सहायता के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, इसमें 4 मेंबर रखे गए, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, जॉनसन एवं बारवेल। क्लियर है? उसके बाद ये बहुमत से निर्णय लेते थे, कोरम 3 था, लेकिन मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस तो बारह नेशनल की बनती नहीं थी। ओके, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ही काउंसिल के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को अप्रूव करता था और लीगल घोषित करता था, यानी उसी की फाइनल अनुमति चाहिए होती थी। ठीक है? फोर्ट विलियम में बनाया गया था। अपीलेट राइट थे उसके पास, ओरिजिनल राइट थे। कंपोजिशन में उसका एक मुख्य न्यायाधीश था पे, 3 मैनर जज थे, इनका नाम था चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं रिश्वत, प्राइवेट ट्रेड रोक दिया गया। और कुल मिलाकर के ये कहा गया कि अधिनियम का उद्देश्य तो अच्छा था, लेकिन जो सिस्टम निकल के आया वो गलत था। और फिर द तो फाइनली हार के ये कहता है भाई मैं क्या करूं, मैंने तो प्रयास तो करवाया था। समझ में आया? तो
this was the regulating act, and we will look out 1781, 1784 and 1790। अगर कुछ हुआ तो यहाँ तक पहुँचाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस।